दूसरा अंचल है पटना सिटी अंचल, तीसरा अंचल है दीदारगंज अंचल और चौथा अंचल है पटना सदर अंचल। तो चार हो गया। एक तो पाटलिपुत्रा हो गया, पटना सदर अंचल हो गया, पटना सिटी अंचल हो गया और दीदारगंज अंचल हो गया। तो चार अंचलों में हो गया। पटना सदर अंचल अब चार भाग में हो गया। थानावार में अगर बताऊं सबको, तो पाटलिपुत्रा अंचल में है आपका दीघा थाना है, राजीव नगर थाना है, हवाई अड्डा थाना है, पाटलिपुत्रा थाना है, शास्त्री नगर थाना है और गर्दनीबाग थाना है। तो ये हो गया आपका पाटलिपुत्रा अंचल। मेरे ख्याल से ये कहीं बीच वाला है। दूसरा अंचल पटना सदर अंचल हो गया, बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, श्री कृष्णापुरी, जक्कनपुर, गांधी मैदान, पीरबोर, कदम कुआं, कंकड़ बाग, पत्रकार नगर और सचिवालय। उसका पटना सिटी अंचल हुआ बहादुरपुर, सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजे कला चौक, माल सलामी, मेहदीगंज, आजम कुआं। ये हो गया आपका पटना सिटी अंचल। और चौथा अंचल हो गया दीदारगंज अंचल, जो है दीदारगंज नदी और बाईपास। तो ये बिल्कुल किनारे वाला अंचल है। और यह शुरुआत, इसकी डेट जो है वह भूमि सुधार, राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है वो डेट निर्धारित करेगा। और ये तब निर्धारित करेगा जब इस अंचल कार्यालयों के विभिन्न जो प्रशासनिक और औपचारिकताएं हैं, उसका नक्शा है, उसका अंचल का मैप है और ये सब जो है, ये सब जब बन जाएगा तो ये नोटिफाई कर देगा। लेकिन मेन निर्णय ये है कि जो सदर अंचल है यह चार भागों में बांट दिया गया है और इसकी घोषणा इसलिए की जा रही है। और आपको जानकारी होगा, इस चार अंचलों में एक अंचल, मतलब जो पुराना अंचल है, इसमें दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र था और फतुहा विधानसभा भी था। तो ये इतना बड़ा अंचल था जिस कारण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें कार्य करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए इसको चार अंचल में बांटा गया। तो पटना जिले वालों के लिए, जो मेन पटना के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि राज्य सरकार ने उनका जो अंचल है, मेन अंचल जो सदर अंचल जिसमें सभी ऑलमोस्ट पटना बसता है एक ही अंचल में, उसको चार भाग में कर दिया गया। किस पूछना है तो मुझे बताइए। इको कर रहा है, थोड़ा वॉल्यूम घटाइए इसको। कौन है माइक वाले? कार्यालय सब कहाँ रहेगा सर? सब क्या कर रहे सभी का? मैं बोला ना, सबका अपना जो कार्यालय ये लोग अपना नोटिफाई करेगा, तो अपने अपने जगह ये कार्यालय बनेंगे। तो इसी क्षेत्रों में बनेंगे, अलग अलग चार कार्यालय बनेंगे इसको। सर कितने एजेंडों पे चर्चा हो रही है, कितने एजेंडे पे बताते हैं। हाँ? हो गया जी, बीच में चलना फिरना बंद करिए थोड़ा। एक इधर मैडम का छूट गया। चलिए, शांति बनाए रखें। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 31 एजेंडों पे निर्णय हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को चार भाग में बांटा गया है।
अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूं। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहले था उसको बांटा गया है। इसका कार्यान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी और यह तिथि जब तक प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाती हैं उसके पश्चात किस तारीख से ये अंचल कार्यरत होंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पटना जो सदर अंचल है उसको 4 भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया है। पाटलिपुत्र अंचल, पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपये लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज़्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं ताकि बिहार में ही ये गाड़ियां खरीदी जाएं और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा एक विषय था स्वास्थ्य विभाग का। इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है, टीका का क्रय है, ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में यह लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है वह 95 लाख है। 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे बचाव होगा। कब से स्टार्ट होगा? रेट नहीं है मेरे पास, केवल 95 लाख है और 150 करोड़ इसमें टोटल लागत है और वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 वैक्सीन देना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 वैक्सीन होगा, 95 लाख बालिकाओं में होगा, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में 150 करोड़ इसमें व्यय होगा
और वैक्सीन जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसके माध्यम से क्रय होगा और राज्य में ये लगाए जाएंगे। कब से लगेगा सर, और किसी सारे हॉस्पिटल्स में लगेंगे? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ऑल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। अभी तो पहले तो क्रय होगा वैक्सीन, इतनी बड़ी संख्या में आपके 95 लाख वैक्सीन प्रोक्योर होंगे और यह 95 लाख बच्चियों में 2 खुराक लगेंगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। स्थानीय नगर निगम निकाय के जो कर्मी हैं उनको 7th पे रिवीजन का लाभ दिया जा रहा है और यह एक घोषणा है और इनको जो लाभ है 1/1/2016 से वैचारिक रूप से दिया जाएगा, किंतु आर्थिक रूप से यह निर्णय लिया है कि स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7th पुनरीक्षित वेतनमान मिलेगा। आर्थिक लाभ सर, आर्थिक लाभ देखिए ना कौन सा डेट है, कट ऑफ डेट। राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं, लाभान्वित होंगे, उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकती है। और बिहार वन का एक मतलब यह है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं, जो सभी सेवाएं हैं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। मतलब आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे और किसी भी प्रकार का लाभ के लिए आपको वहां एक ही जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से, सोशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह लाभ मिलेगा। तो इसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए इसको लगेंगे। नगर निकायों को जो 7th वेतन माह का जो पुनरीक्षित वेतनमान है यह 1/1/2016 के प्रभाव से मिलेगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से दे होगा। 1/1/2016 के प्रभाव से ये इफेक्टिव होगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से दे होगा। कर्मियों की संख्या है क्या? कर्मियों की संख्या नहीं है, ये पॉलिसी डिसीजन है और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो आर्थिक लाभ है वो नगर निकाय अपने रिसोर्सेज से देंगे। पथ निर्माण विभाग का यह एक पथ निर्माण विभाग में दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा लहरिया सराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 25 स्पेशल के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 106 करोड़ 5,72,000 रुपए राजस्व सहित कुल 134 करोड़ 67,23,000 के अनुमानित लागत पर यह आरओबी बनाने का निर्णय लिया। नवादा जिला में वारसिलीगंज नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग 33/B1 के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 174 करोड़ 43 लाख अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये नवादा शहर के बीच में है, ये रेलवे लाइन है और इस पर लेवल क्रॉसिंग में आरओबी बनाया जाएगा। खगड़िया में भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया
परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 24 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु 101 करोड़ 81,85,000 मात्र के अनुमानित लागत में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रक्सौल के भवन का निर्माण है। आईटीआई रक्सौल में भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 32 करोड़ 66,02,000 रुपये लगेंगे। कृषि विभाग का जो डीपीआर बेस स्कीम है 60-40 है। कहते हैं रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 40 करोड़ 86,81,600 रुपये, जिसमें केंद्रांश है 14 करोड़ 97,38,000, राज्यांश है 9 करोड़ 98 लाख और टॉपअप है 15 करोड़ 91 लाख। तो ये जो वर्ष में जो दलहन प्रोत्साहन योजना है तो 24-25 के लिए भी स्वीकृत की गई है।